हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में हम लोगों ने मैथमेटिक्स के 26 टू 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और हम लोग 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का। तो आज के वीडियो में हम लोग 41 टू 55 तक क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है एरिया ऑफ द स्क्वायर हॉल विथ हाइट 4 मीटर is 49 square meter. What will be the total cost in rupees of coloring all the walls of that hall at the rate of rupees 300 per square meter? तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मुझे भी थोड़ा सा, मैं जब फर्स्ट टाइम इसको जैसे ही सॉल्व करने के लिए लिया तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, आप मत होइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, इसमें हम लोगों को एक स्क्वायर साइज का हॉल दिया है। तो जैसे ही अब स्क्वायर साइज का हॉल का मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आया कि अगर उसका जो इसमें दिया है ना एरिया ऑफ द स्क्वायर हॉल है ना, स्क्वायर साइज का हॉल है विथ हाइट 4 मीटर, यानी उसकी हाइट 4 मीटर है तो लेंथ भी 4 मीटर होगी और विड्थ भी 4 मीटर होगी, ऐसा मुझे लगा। तो उसका जो एरिया है, अगर 4 मीटर एक साइड अगर है तो उसका जो एरिया है हॉल यानी किस टाइप का हो जाएगा, आपका क्यूब टाइप का हो जाएगा ना, क्यूब जैसा है ना। जैसे अभी एक ऐसा ऐसा क्यूब कैसा होता है, जो स्क्वायर से बना हुआ है ना होता है, उसे हम क्यूब कहते हैं, इस टाइप का होता है क्यूब। तो हमारा जो हॉल है वो कुछ इसी तरह का रहेगा ना, है ना, इसी टाइप का रहेगा। तो मुझे क्या लगा था, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, तो इसका जो एरिया है इस हॉल का पूरा सरफेस एरिया जो है 6a स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 6a स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 16। तो 16 6 36 3 96 स्क्वायर मीटर होगा, ऐसा मुझे लगा। ठीक है, मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको देखा इस क्वेश्चन को तो मुझे लगा ये इसका एरिया हो गया और इसको इंटू 300 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं। इसमें देखो, ध्यान से देखो, हमें क्या बोला गया है कि एक स्क्वायर साइज का रूम है। ठीक है, स्क्वायर साइज का रूम है और उसका जो एरिया है वो दिया है हमको 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया जो हमको दिया है 49 स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर भी, सेंटीमीटर तो इतना सा होगा, इतना सा रूम होता है क्या कभी? तो इसको ठीक से समझिए, ये जो नीचे जो जिस है ना लैंड पे ही बनाते हैं रूम, ठीक है, तो उसका जो एरिया है टोटल वो 49 सेंटी स्क्वायर मीटर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो एक साइड है वो कितना है, 7 है ना, ये भी 7 है, ये भी 7, सभी साइड इसके 7 रहेंगे, तभी तो इसका एरिया जो है ना, ये जो एरिया है प्लॉट का एरिया वो 49 स्क्वायर मीटर आएगा। अब जो है इसके ऊपर दीवार खड़ी की हुई है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी खड़ी दीवार करेंगे, किस तरह से करेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं अभी। हाँ, इसको समझ के चलिए ठीक से। अब यहाँ पे 4-4 मीटर की दीवार खड़ी की है इन्होंने, ये प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट के ऊपर ये ऐसी 4 मीटर की दीवार, ये 4 मीटर की दीवार, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, इसको जो है यहां से फिर ये जोड़ दिया गया है, ठीक है। और ये देखो ये भी जुड़ जाएगा, ये पीछे का भाग समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां पे ये जो दीवार है, ठीक है, ये 4 मीटर है और ये कितना है, 7 मीटर है, ये 4 मीटर है। तो ये जो दीवार है, ये वाली जो दीवार है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये जो दीवार है ये स्क्वायर साइज की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है ना। तो ये हो गया आपका, ये जो दीवार होगी रेक्टेंगल साइज की होगी, ठीक है ना। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 28 है ना स्क्वायर मीटर। यहां तक समझ गया आपको? तो एक दीवार 28 मीटर की है, टोटल 4 दीवारें रहेंगी, 4 दीवार को पेंटिंग करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा। तो ये इसका देखिए एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 4 इंटू 7
यानी 28 स्क्वायर मीटर आ गया। ये एक वॉल का आपका एरिया आ गया। टोटल कितनी वॉल है ना, 4 वॉल। तो टोटल कितना एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया किस लिए, टोटल एरिया पेंट करने के लिए या कलर करने के लिए कितना हो जाएगा, 28 इंटू 4, यानी ये आ जाएगा आपका 4 8 32, 3 कैरी ओवर हो गया, 4 2 8 प्लस 3 11 स्क्वायर मीटर। इतना एरिया हमको कलर करना है। और 1 स्क्वायर मीटर कलर करने का जो कॉस्ट है वो हमको दिया हुआ है 300 रुपीज। तो 1 स्क्वायर मीटर को कलर करने के लिए 300 रुपीज लगता है। तो 112 स्क्वायर मीटर को कलर करने के लिए कितना लगेगा, तो 112 इंटू 300 इज इक्वल टू, है ना, इसको 12 इंटू, है ना, 3 कर दो, सिर्फ 112 इंटू 3 कर दो, तो ये आ जाएगा 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, और ये 2 0, तो ये आ जाएगा आपका 33,600। मतलब इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होने वाली बात है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको ये आ जाएगा। ठीक है, शायद आ गया होगा आपको समझ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इन अ ट्रांजेक्शन इफ द सेलिंग प्राइस इज 4 times the loss, then what is the percentage loss to the seller? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया हुआ है कि एक सेलर है, व्यापारी है, ठीक है, विक्रेता कहना चाहिए। तो वो विक्रेता जो है उसने मतलब सौदा किया, ट्रांजेक्शन सौदा, एक सौदा किया है। तो उसमें क्या किया है कि जो सेलिंग प्राइस है उसका, जितना उसका लॉस है उसका 4 टाइम्स है। ठीक है, मतलब अगर उसका लॉस हम कंसिडर करेंगे कि उसका जो लॉस है, सपोज x रुपीस का उसको लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, कह रहा है क्वेश्चन में कि वो 4x है, लॉस का 4 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई। लॉस कब होता है, जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेल प्राइस कम है ना, मतलब सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस होता है। ठीक है, सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी तो हम निकालना है, सीपी तो दिया हुआ नहीं है, और एसपी कितना दिया हुआ है 4x। ठीक है, और लॉस कितना है हमने कंसिडर किया है x। ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा, ये 4x इधर चला जाएगा, x प्लस 4x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5x, यानी आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 5x आ गया। ठीक है, अभी हम लोगों को निकालना है परसेंटेज लॉस। तो परसेंट लॉस जो होता है, परसेंट लॉस इज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब देखो ये जो है ना, बहुत से लोग बताते हैं अरे कुछ नहीं शॉर्टकट, ये देखो ऐसा शॉर्टकट कर देना है, परसेंट लॉस इज इक्वल टू जो भी लॉस होता है उसमें सीपी को डिवाइड करके इंटू 100 कर दो, है ना। तो देखो लॉस कितना है, x है, सीपी कितना है आपका, सीपी आया हुआ है 5x, और इंटू 100 कर देंगे तो ये x कैंसिल हो गया, 5 से ये 20 टाइम्स कट हो गया, तो कितना आ गया आपका 20%, या इसमें परसेंट का साइन दिया हुआ नहीं है, तो ये आ गया आपका 20%। अब ये यहाँ पे तो बहुत से लोग सिर खुजाएंगे यार, ये यहाँ कहाँ से फॉर्मूला लगा दिए। अब देखो जो हैंस और देयरफॉर है ना, वहां से ये आ जाता है। देखो कितना इजी है, हिंदी में ना जबकि बोलते हैं, जबकि है ना। देखो लॉस कितने पे हो रहा है, जो चीज खरीदी है उसको बेचने के बाद लॉस हो रहा है। तो 5x में खरीदी है, कॉस्ट प्राइस उसका 5x है, तो 5x की वस्तु पे उसको लॉस कितना हो रहा है, x का लॉस हो रहा है। तो परसेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो 100 पे निकालते हैं ना। तो 100 रुपए की अगर वो वस्तु है तो परसेंट के हिसाब से कितना आ जाएगा, x इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 5x। देखो ये जो है ना दिख रहा है यहाँ पे, x यानी लॉस है इंटू 100 है, और ये सीपी 5x आ गया। देखो यहां से ये क्वेश्चन आ गया। हमको तो बचपन से यही सिखाया, जबकि जमाना बोलते हैं, जबकि जमा के
ये हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, हमको ऐसा शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ बताया नहीं। आजकल सब लोग ना शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं, शॉर्टकट शॉर्टकट बहुत गलत कर रहे हैं सब लोग। और बहुत से मतलब मैं देखा हूं कि मैक्सिमम लोग बस देखो बेसिक, यार आपका बेसिक पक्का अगर है तब खुद ही शॉर्टकट बना लोगे यार। हाँ, पहले बेसिक सीख लो, ठीक है। देखो इसको भी सॉल्व करते हैं तो यही आता है, ये एक्स एक्स कैंसिल होता है, ये 5 से ये 20 टाइम कैंसिल होता है, तो ये आ गया 20। इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आ गया। बहुत इजी होता है यार, बहुत इजी है, समझ लो। अगर एक बार अच्छे से समझ गए मैथ्स क्या है, मतलब कहना चाहिए अंकों और जो जो ऑपरेशंस होते हैं, मतलब है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इन्हीं का खेल है बस, बाकी कुछ नहीं है। जिसको ये समझ आ गया वो मैथ्स में परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ लो, आप लोगों को भी किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, द कॉनिकल टेंट with height 21 meter has base circumference to 176 meter. How much air in cubic meter can be contained in that tent? तो टेंट देखिए कैसा है, कोनिकल शेप का टेंट। क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन देखिए कैसा है। एक टेंट दिया हुआ है हमें और वो कैसा है, कोनिकल शेप का है। और आपको मालूम होगा जो कोन जो होता है उसका जो बेस होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कल होता है उसका बेस, ठीक है। और ये समझ लीजिए ये टेंट है इस टाइप का कोनिकल टेंट, ठीक है। अब जो नीचे जो बेस है इसका, ये सर्कुलर बेस है और उसका सरकमफेरेंस हमको दिया हुआ है। तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। 2πr हमें कितना दिया हुआ है, 2πr कितना दिया हुआ है हमें, 176 मीटर दिया हुआ है, 176 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका हाइट कितना दिया है हमें, हाइट दिया है हमें 21 मीटर, ये 21 मीटर। अगर हमको, और इसमें क्या बोला है कि इस कोनिकल टैंक के अंदर में कितनी हवा कंटेन हो पाएगी। मतलब हम लोगों को देखो कोई भी चीज कंटेन कर रहा है, इसका मतलब उसका हम क्या कहेंगे, उसको वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी हवा रह सकती है, कंटेन हो सकती है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और वॉल्यूम के लिए हमको रेडियस मालूम होना जरूरी है, और यहाँ तो रेडियस अभी नहीं है, तो रेडियस हम फाइंड करेंगे, उसके बाद में इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो देखो इसमें हमें दिया है इसका जो बेस है, यहाँ पे लिखा हो ना, हैज बेस सरकमफेरेंस 176। तो बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है, और सर्कल का बेस यानी सरकमफेरेंस यानी 2πr होता है, ठीक है। और वो कितना दिया है हम लोगों को, 176 मीटर दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग आर का, है ना, आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 176 डिवाइडेड बाय 2 × तो पाई का वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 22/7 आता है, तो 22/7 जो है ऊपर, जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है ना वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो मैं वो सब लिखूंगा नहीं, सीधा लिख दिया यहाँ पे, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना होता है, ये 22 से ये 8 टाइम्स कट होता है, देखो, ठीक है। और ये 2 से ये 4, 8 जो है 4 से 2 से 4 टाइम कट होता है, 4 7 28 मीटर ये आ जाएगा आपका रेडियस। तो ये जो रेडियस है ये हमारा कितना आ गया अभी, 28 मीटर आ गया। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू होता है, इसका वॉल्यूम होता है आपका, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो 1/3 पाई कितना है हमारा, इंटू 22/7 कर देंगे, ठीक है, इंटू 28 स्क्वायर, और इंटू इंटू एच कितना दिया हुआ है हमें, एच दिया है 21 मीटर, तो इंटू 21, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे सॉल्व करते हैं, आप जगह नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 28 स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंटू 28 और फिर इंटू 21,
ठीक है, तो देखो ये 7 से 4 टाइम कट हो जाएगा, ये 3 से ये 21 भी 7 टाइम कट हो जाएगा, तो 4 इंटू 7 यानी 28 इंटू 28, तो 28 इंटू 28 यानी 28 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है भाई, याद नहीं रहता हम लोगों को, और तो उसका स्क्वायर होता है 784। ठीक है, इसका एक ट्रिक है, हाँ यहीं पे निकालते हैं, देखो 28 का स्क्वायर अगर हमको निकालना है ना, तो 8 8 जा 64 और 2 2 जार 4, और उसके बाद में एक यूनिट का एक डिजिट छोड़ देंगे, और 2 8 जार 16, 2 जार 32, इसको ऐड करो, देखो 4 ये आ जाएगा 8 और 4 प्लस 3 7, 784 आता है, ये देखो 784 यहाँ पे है। अब 784 इंटू 2 कर देंगे, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए देखें यहां कर देते हैं, अभी 784 इंटू 22 करना है। ठीक है, अभी इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक होता है, लेकिन अभी छोड़िए, फटाफट ये 2 का ही गुना करना है, बहुत इजी है। 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 की 6, 1 2 सत्ते 14 और 1 15। ठीक है, उसके बाद में आंख बंद करके, ये भी 2 है ना, तो इसका तो यही आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, इसको प्लस कर दो, 8 और 6 14, और 6 और 6 12 की 2 1, और ये हो जाएगा 7, 17,248। ये क्या है भाई आपका, यहां पे आएगा 17,248। ये वॉल्यूम आ गया, किसका वॉल्यूम आ गया, इस कोन का वॉल्यूम आ गया, इस कोनिकल शेप का जो टैंक है उसके अंदर में कितनी एयर आ सकती है, तो 17,248 क्यूबिक मीटर, इसका जो यूनिट होगा वो क्यूबिक मीटर होगा। ठीक है, तो यहां से आंसर कौन सा दिख रहा है हमारा, देखो आंसर नंबर 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, और ये जो ग्रीन पेन है ये तो मैं ऐसे ही हाथ में रखा रहता हूँ, इसको कुछ यूज ही नहीं करता हूँ यार, मैं आदत ही नहीं है ना, धीरे धीरे आदत डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बहुत ही इजी है, सिर्फ थोड़ा सा लेंदी है, चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हाउ मेनी शेयर्स ऑफ ₹500 ईच डिड परी परचेस्ड इफ शी स्पेंड्स ₹46,350 विथ 3% कमीशन। देखिए शेयर्स के बारे में कैसा होता है, जब भी शेयर्स हम परचेस करते हैं तो उसमें कुछ कमीशन देना पड़ता है हम लोगों को, जो ब्रोकर होता है उसको कमीशन देना, उसको ब्रोकरेज कहते हैं, वो कमीशन देना होता है। तो यहाँ पे ₹500 का एक शेयर परचेस किया है और 3% उसका कमीशन है, तो एक शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। देखिए शेयर का एक शेयर का प्राइस कितना है ना, इसका प्राइस है आपका ₹500। ठीक है, और इसमें हम लोग कमीशन कितना दे रहे हैं उसको, ब्रोकर को 3%, तो 500 का 3% कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। ये 2 0 कट हो गया, यानी 5 3 ₹15 आ गया, ये क्या है आपका कमीशन है। तो हमको जब ₹500 का एक शेयर खरीदना है तो उसके लिए हमें पैसा कितना देना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट जो है एक शेयर की हो जाएगी, टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी वो ₹500 तो शेयर का प्राइस है, प्लस ₹15 उसका कमीशन है, मतलब शेयर का एक शेयर का जो प्राइस है वो आ जाएगा हमारा ₹515। ठीक है, ₹515 आ जाएगा। ठीक है, अभी जो है हमारी दीदी परी दीदी, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है, ₹46,350 के शेयर्स खरीदे उन्होंने। तो एक शेयर का प्राइस अगर इतना है, या ₹515 में अगर एक शेयर मिल रहा है, तो 46,350 में कितने शेयर मिलेंगे। अब यहाँ पे भी हम शॉर्टकट कर सकते हैं, क्या करना है मतलब मालूम है, 46,350 डिवाइडेड बाय 515 करना है, लेकिन देखो हैंस ₹550 में कितना शेयर मिलता है, 1 शेयर मिलता है, इसलिए उन्होंने कितना खर्चा कर दिया है, ₹46,300 ₹350 में कितने शेयर्स आएंगे। तो इसको हम लोग ना हैंस देयरफॉर, ये हम लोगों को यही सिखाया है, हम लोगों ने यही सीखा है, इसलिए हमको यही आता है, तो आगे का कुछ नहीं आता। तो हम बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं जबकि जमाना, जबकि
515 रुपए में एक शेयर आता है, इसलिए 46,350 के कितने शेयर आएंगे? तो इसको ये पहले ये वाली संख्या लेते हैं और गुणा ये वाली संख्या, तो 1 गुणा 46,350 और भाग करेंगे इसका 515 का भाग दे देंगे। बस यहां से इसको अभी सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये देखो कैसे करना है, ये तो इंटू 1 है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो इसका कोई वो नहीं, इंटू 1 करेंगे तो वही नंबर आता है। इसको 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 5 1 5 और 0 आ जाएगा, 5 3 15। ये देखो 5 कितना आ जाएगा, 5 8 40 है ना, 5 9 45, 5 9 आएगा, 5 9 45, 1 रह जाएगा, 5 2 10 और 3 रह जाएगा, 5 7 35 और एक 0। अब देखो ये जो है ना 927 और 103, इससे ये 9 टाइम्स कट हो जाता है ना, 103 1 जा और ये 9 टाइम्स से कट हो जाता है और ये वाला 0, मतलब कितना आ गया टोटल 90। मतलब जो परी हैं उन्होंने 46,350 के कितने शेयर्स लिए हैं? ये एक शेयर है तो ये भी शेयर हो जाएगा, शेयर्स, इतने शेयर्स आएंगे उनके। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है 90। ठीक है, 90 शेयर्स उन्होंने, ठीक है, एक शेयर उन्होंने 500 रुपए का खरीदा, लेकिन उसके ऊपर 3% का कमीशन देना पड़ता है, इसलिए एक शेयर की जो प्राइस है वो आपकी 515 है। तो जब एक शेयर 515 में एक शेयर मिलता है तो 46,350 में कितने शेयर मिलेंगे? 90 शेयर्स मिलेंगे, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू द 30 सेंटीमीटर डायगोनल ऑफ सेकंड स्क्वायर। सिलेक्ट एन इनकरेक्ट alternative from the given for the relation between the areas of two squares। अच्छा ठीक है, एक मिनट थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू द 30 सेंटीमीटर डायगोनल ऑफ सेकंड स्क्वायर। सिलेक्ट एन इनकरेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन फॉर द रिलेशन बिटवीन द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। बहुत इजी है, ठीक से समझिए बस इसको। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या दिया है। वो यार क्वेश्चन नंबर 45 फिर से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू द 30 सेंटीमीटर डायगोनल ऑफ सेकंड स्क्वायर। सिलेक्ट एन इनकरेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन फॉर द रिलेशन बिटवीन द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से देखिए सिर्फ इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर हमको दिया हुआ है, ठीक है, एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका जो है साइड 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर है इसका साइड, 30 और ये भी 30, ये सब 30 आ जाएगा। और एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका डायगोनल जो है, इसका जो साइड है इसका कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दूसरा जो हमारा स्क्वायर है वो क्या दिया हुआ है, उसमें हमें ये जो डायगोनल दिया है, इसका डायगोनल जो है वो 30 मीटर का दिया हुआ है। ठीक है, ये है हमारा स्क्वायर 1, इसको हम SQ1 और ये SQ2 कर देते हैं। चलो ठीक है, अब समझ लीजिए इसको ध्यान से। हमें क्या बताना है कि नीचे हमारे 4 जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें से, है ना, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है एरिया को लेकर, एरिया का जो भी इनका रिलेशन रहेगा उसके बेसिस पे 4 हम लोगों को ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। पहला जो स्क्वायर है इसका एरिया कितना आ जाएगा भाई? बहुत ही सिंपल है यार, एरिया इज इक्वल टू
साइड स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर है ना, 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। और सेकेंड नंबर का जो स्क्वायर है SQ2 है ना, SQ2 स्क्वायर 2, ये स्क्वायर 1 है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा। यहां तो साइड दिया हुआ नहीं है लेकिन डायगोनल तो दिया हुआ है, तो जब भी डायगोनल दिया होता है तो डायगोनल का स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ डायगोनल है 30, तो 30 का करेंगे स्क्वायर और अपॉन 2, मतलब 30 का स्क्वायर कितना आता है 900 और इसका डिवाइडेड बाय 2, यानी ये आ गया आपका 450 स्क्वायर सेंटीमीटर। हो गया पहला जो स्क्वायर हमको दिया है जिसका साइड 30 सेंटीमीटर है ना, अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज, है ना, कॉन्ग्रुएंट टू द 30 सेंटीमीटर डायगोनल ऑफ सेकंड स्क्वायर। एक स्क्वायर दिया है उसका जो साइड है वो किससे कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा जो स्क्वायर है उसका डायगोनल से कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब ऑफ सेम शेप एंड साइज, है ना, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है। तो ये जो जितना इसका साइज है उतना ही साइज इसके डायगोनल का है। तो यहां से हमको इसका एरिया मिल गया 900 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि इसका एक साइड 30 है, और इसका एरिया हमें डायगोनल से मिल गया 450 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, एरियाज ऑफ बोथ द स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल। बराबर है, ये देखो इसका 450 है, इसका 900 है, दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहना है, बताना है। सॉरी थोड़ा गले में खिसखिस, विक्स की गोली लेना पड़ेगा। एरिया सेकंड क्या है, एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर इज हाफ दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। देखो सेकंड स्क्वायर जो है स्क्वायर 2, उसका एरिया हाफ आ रहा है पहले वाले से, स्क्वायर 1 से हाफ हो रहा है, इसका 900 है, इसका 450 है, 900 का हाफ 450 है, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। तीसरा क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज मोर बाय 900 स्क्वायर मीटर देन द अदर स्क्वायर। अरे बाप रे, यहां पे मीटर कैसे आ गया यार, यहां तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये जो थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं है, इससे 450 ज्यादा है, 900 ही है इसका, इससे 450 ज्यादा है। यहाँ पे बोला है 900 स्क्वायर मीटर ज्यादा है, एक्चुअली सेंटीमीटर लिखा होना चाहिए था वहां पे। हाँ, फोर्थ में भी वैसे ही मीटर लिखा हुआ है, मुझे थोड़ा डाउट है, वहां पे सेंटीमीटर चाहिए। तो एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर इज लेस बाय 450 स्क्वायर मीटर देन द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। ठीक है, यहां पे भी देखो स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है, ये मीटर कैसे आएगा जब हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है और ये भी सेंटीमीटर में ही है ना, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका जो है दोनों भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ही आना चाहिए। तो इसका आंसर जो है ना थर्ड आता है, ठीक है ना। फोर्थ भी देखे तो फोर्थ जो है ना, एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर इज लेस बाय 450 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो इसका जो है एरिया इससे 450 स्क्वायर सेंटीमीटर कम है ना, इसका 900 है, उसका 450 कम करेंगे तो 450 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी ठीक है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे गलती, छोटी सी गलती है, स्क्वायर मीटर नहीं लिखना चाहिए, वहां पे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना चाहिए। ठीक है, अब हम इतना तो एडजस्ट कर लेते हैं, क्या चलता है, ठीक है, होती है, सभी से गलतियां होती है यार, मैं भी, मुझसे भी बहुत गलतियां होती है, तो सब चलता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज मोर, मोर नहीं है, 450 मोर है, 900 मोर नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, समझ गया होगा आपको शायद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इन द एडजॉइनिंग सर्कल विथ सेंटर सी, measurement of angle PRS is equal to 55 degree, then measurement of PSQ is equal to 40। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका ये फिगर है, तो मैंने पहले से ही ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को बोर ना हो, मैं जब ड्रॉ करते रहूंगा
आप तो वो हाँ करते रहेंगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। सॉरी, ये जो फिगर है इसमें एक सेंटर दिया हुआ है सी, ठीक है, और एंगल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल पी आर एस, ये जो एंगल है ये दिया हुआ है हमें 55 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, किस एंगल का मेजरमेंट लेना है हम लोगों को, पी एस क्यू, यानी ये जो एंगल है इसका हमको मेजरमेंट निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ऐसा कुछ मुझे भी थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, थोड़ा और डिटेल दे देते हैं। सपोज इसमें ये कह देते कि भाई ये वाली जो साइड है और ये जो साइड है ये दोनों इक्वल है, मतलब आइसोसेल्स ट्राइंगल बन जाता है ये हमारा, ठीक है। और जो आइसोसेल्स होते हैं तो उनमें जो दो कॉन्ग्रुएंट साइड्स होती है उनका जो अपोजिट एंगल होता है वो भी सेम होता है। तो अगर ये देखो ये साइड है, इसका जो अगर इसका अपोजिट एंगल 55 है तो, और ये साइड इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट अगर है, तो ये भी आपका 55 डिग्री होगा, 55 डिग्री हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा ये ऐसा एक साइन दे देते ना तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन फिगर है उसमें ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। फिर भी मैं अपनी तरफ से कंसीडर कर रहा हूं कि ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसलिए ये 55 है तो ये भी 55 हो गया। और एक ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उसका टोटल कितना होता है, तीनों एंगल का अगर हम लोग टोटल करते हैं तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये 55 और 55 110 हो गया, तो इसका कितना रह जाएगा अभी, है ना, एंगल, है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल कितना है आपका, पी आर एस इज इक्वल प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये कौन सा है, ये वाला एंगल, आरपीएस, आरपीएस, ठीक है। तो ये कितने कितने हो गए हैं दोनों भाई, 55 प्लस 55 के हो गए हैं, तो टोटल कितना हो गया, 110 हो गया, है ना। 5 प्लस 5 10 का 0, 1 कैरी हो गया, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11, ये इतना डिग्री आ गया। अभी तीनों जो एंगल होते हैं उसका जो टोटल होता है 180 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये वाला पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक, ये तो हमको भी फाइंड नहीं करना है, लेकिन ये कितना होगा 180 माइनस, है ना, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल कौन सा हो जाएगा, पी एस आर इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 11 डिग्री 110 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। ये पूरा एंगल जो है, ये वाला पूरा एंगल कितना आ जाएगा 70 डिग्री। और ये देखो ये बाइसेक्ट करता है इसको, तो ये कितना आ जाएगा, इसलिए देयरफॉर हाफ है ना उसका, तो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल हमें क्या निकालना है, पी एस क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका हाफ, इसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 35 डिग्री। और इस वजह से इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है, फिर भी इसमें आंसर दिया है 4 नंबर का, इसलिए मैंने ये मेरी तरफ से ये मैंने ऐड किया हुआ है कि ये दोनों साइड्स जो है कॉन्ग्रुएंट हैं, समझ के चलिए। तो ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ये दोनों 55 55 है तो ये 70 डिग्री का होगा। ये अगर पूरा 70 डिग्री का है तो इसका हाफ, ये वाला एंगल हाफ हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हाफ 70 डिग्री का हाफ कितना होता है 35 डिग्री। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आता है वो आता है 35 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एन ऑब्ट्यूज एंगल इज फॉर्म बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, which two alternatives from the following will correctly represent the possible time। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है ठीक से समझिए, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 47। एक क्लॉक जो है घड़ी होती है, उसमें जो मिनट हैंड और आवर हैंड है ना, दो कांटे होते हैं, एक घंटे का कांटा एक मिनट का कांटा, ठीक है। तो इन दोनों कांटों के बीच में कब कब ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हम लोगों को।
जब घड़ी में 1:20 होता है या 11:40 होता है या 4:05 और 8:55 होता है, तो इन चारों केसों में कब कब ऑप्ट्यूज एंगल आपको मालूम है हिंदी में अधिक कोण कहते हैं। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ऐसे एंगल को हम लोग ऑप्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे किस तरह से आएगा। तो जो घड़ी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमको एंगल फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला याद रख लीजिए आप। एंगल इज इक्वल टू होता है 30h माइनस 11/2m। यहाँ जो h मतलब है आवर और m मतलब है मिनट। तो जैसे भी हम लोग पहला वाला जो हमारा ऑप्शन दिया है उसके बेस पे अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करके देखते हैं तो कितना डिग्री का एंगल बनता है देखेंगे। और तो पहला जो दिया है 1:20, तो आवर मतलब 30 इंटू 1, आवर की जगह हम लोग क्या लेंगे 1 माइनस 11/2 और मिनट की जगह हम लोग क्या लेंगे इंटू 20 है ना, मिनट यानी 20 मिनट है, 1 आवर 20 मिनट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 30 माइनस ये 2 10s are 20, ठीक है, 11 10s are 110। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 30 माइनस 110 कितना आता है, -80 आता है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे यानी प्लस वाला वैल्यू लेंगे क्योंकि एंगल कभी माइनस में नहीं होता है। इसको मैं अभी आपको घड़ी का चित्र बना के आपको इसको समझाऊंगा 80 डिग्री कैसा आता है। ठीक है, दूसरा जो केस है उसमें देखिए उसके हिसाब से कितना आएगा, इसमें मतलब 11:40। तो यहाँ पे 30 इंटू पावर की जगह हम 11 कर देंगे माइनस 11/2 इंटू एम की जगह हम क्या कर देंगे 40। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना होता है 330 माइनस ये 2 से 40 कट हो जाएगा 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 220। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 330 में से 220 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक है, यानी पहला केस में 80 डिग्री का एंगल बन गया है, दूसरी केस में 110 का एंगल बन गया है। तीसरा केस जो है, तीसरा जो ऑप्शन हमको दिया है उसमें कितना एंगल बन जाएगा, देखो 30 इंटू 4, आवर की जगह हमको 4 रखना है माइनस 11/2 और इंटू 5 करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 120 माइनस है ना 3 इंटू 4 120 होगा माइनस ये देखो अभी कितना हो जाएगा 55/2 हो जाएगा ये ना 55/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 120 माइनस 55 का हाफ कितना होगा भाई सॉरी 27.5 हो जाएगा। ठीक है ना, जब 55 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 27.5 होगा। तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे है ना, तो कितना आएगा देखो यहाँ पे है ना ये डेसिमल है, तो यहाँ पे 120 के बाद में भी एक डेसिमल समझ के चलेंगे हम लोग, 0 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये डेसिमल के बाद इधर 5 आ जाएगा और अब ये हो जाएगा 9 माइनस 7 करेंगे तो है ना 9 माइनस 7 आ जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 1, 11 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 9। तो 92.5 डिग्री का एंगल बन जाएगा कौन सा, थर्ड केस में। ठीक है ना, थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया है उस केस में, यानी 4:05 पे आपका एंगल जो बनेगा वो 92.5 डिग्री का बनेगा। और लास्ट वाला देखते हैं अभी 8:55, थोड़ा सा ऊपर से लिखना था क्या। ठीक है, तो 3 इंटू 8 30 इंटू 8 3 कहाँ आ गया 30 इंटू 8 आवर्स दिया हुआ है माइनस 11/2 और मिनट कितने दिए हुए हैं 55 मिनट्स। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा देखो, ये यहाँ पे 27 इंटू है ना 2 से ये 27.5 टाइम्स कट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 8 240 माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 11 5 55, 5 कैरी ओवर हो गया, 11 7 77 प्लस 5 80
2 और फिर 8 कैरी ओवर हो गया, और 11 2 जा 22 प्लस 8 30, तो 302.5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी देखो माइनस में आता है, 240 माइनस 302, यानी 302 में से 240 माइनस करेंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, है ना, 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 10 माइनस 4 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 62.5 आ जाएगा, है ना, 62.5 आ जाएगा। ये भी माइनस में आ रहा है, लेकिन एंगल जो है हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे इसका। ठीक है, तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कौन से ऑप्शंस में हमारे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहे हैं। जो 90 डिग्री से ज्यादा, ये देखो ये तो 90 डिग्री से कम है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है। ये 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, और ये वाली केस में थर्ड में कितना बन रहा है, 92, है ना, 92.5, 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो इस केस में भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। और ये तो 62 डिग्री है, तो ये भी नहीं बन रहा है। तो हमारे दो ऑप्शन कौन से हैं, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, जिसमें इन दो केस में हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। ठीक है, अच्छा अभी हम, हाँ यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे यहाँ पे जो है ना माइनस वैल्यू आ गया है, माइनस 80 डिग्री आ रहा है ना, तो माइनस नहीं आता है, इसको ध्यान से देखिए। जो हमारा क्लॉक होता है, घड़ी होता है ना, तो जब दोनों हैंड, आपका आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों भी अगर आपके 12 पे है, तो उस समय इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 0 होता है। लेकिन जैसे ही ये वाला जो मिनट हैंड है, यहां से चल के सपोज अभी ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है 9, ठीक है, 4 5 7 8 10 11 7 8, ये 4 5 6। तो जब भी ये जो मिनट हैंड है, यहां से समझ लो यहाँ पे पहले था। ठीक है, जो आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों भी एक ही जगह पे है, तो इनके दोनों के बीच में अभी तो 0 डिग्री का एंगल बना हुआ है। लेकिन जैसे ही मिनट हैंड यहाँ आता है, तो इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। यहां से 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, 1 से 2 के बीच में भी 30 डिग्री का एंगल है, 2 से 3 के बीच में भी 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इस केस में कब, मतलब 1:20 पे देखिए क्या होगा। तो जब ये आवर हैंड जो है ना, आवर हैंड आपका एक पर है, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाएंगे, आवर हैंड यानी छोटा रहता है, घंटे वाला कांटा, और 20 मिनट पे हमारा ये वाला है कांटा, मिनट वाला। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है अभी, वो कितना है, कैसा समझेंगे। ये देखो, ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 हो गया, यहां से यहां भी 30 हो गया, यानी 30 प्लस 30 प्लस 30, यानी कितना हो गया टोटल, 90 डिग्री। लेकिन कभी भी याद रखिए, ये जब ये वाला मिनट हैंड जो है, जब यहां से 12 से लेके यहाँ 4 तक यानी 20 मिनट पे आता है ना, तो ये 1 पे नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा इधर आगे चला जाता है। ये जो कांटा है ना, ये थोड़ा इधर आगे आ जाता है, यहाँ पे नहीं रहता, एग्जैक्ट 1 पे नहीं रहता है, वो 1 से थोड़ा आगे आ जाता है। तो ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री से कुछ कम होता है। अब कितना कम होता है देखो, ये जो मिनट हैंड है ना, जब यहां से पूरा एक राउंड करता है, मतलब जब मिनट हैंड जो है ना 360 डिग्री घूमता है, तब जो हमारा आवर हैंड है वो कितना डिग्री घूमता है, सिर्फ 30 डिग्री घूमता है। समझ गए ये चीज को। देखो, दोनों भी मिनट हैंड और आवर हैंड जब यहाँ पे है, जब आवर हैंड पूरा, है ना, पूरा घूम के वापस फिर से यहाँ पे आएगा, तब तक ये जो हमारा आवर हैंड है वो 1 पे चला जाएगा। यानी मिनट हैंड पूरा 360 डिग्री जब पूरा राउंड पूरा कंप्लीट कर लेता है, तब जाकर हमारा आवर हैंड जो है वो 30 डिग्री का एंगल कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो हमारा मिनट हैंड कहाँ पे है अभी, 4 पे, मतलब कितना डिग्री उसने कर लिया अभी, यहां से देखो 12 से
1 2 3 4 मतलब 120 डिग्री का एंगल उसने यहां से यहां तक कर लिया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आवर का एंड कितना आगे चला गया होगा, कितना एंगल से आगे चला गया होगा, तो 30 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, तो ये एक जीरो कट हो गया, और ये देखो ये 3 1 जा 3 है ना, 10 टाइम्स 3 से, और ये 12 टाइम, और ये 12 और 12 कट हो गया, मतलब 10 डिग्री आगे आ गया। ये जो हमारा आवर हैंड जो है वो एग्जैक्ट एक पे नहीं है, एक से थोड़ा आगे आ गया। कितना आगे आ गया, 10 डिग्री आगे आ गया। मतलब इनके बीच में हम जो सोच रहे हैं 30 और 30 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री ना होकर -10 करना पड़ेगा, और वो आएगा 80 डिग्री। तो ये जो हमारा आ रहा है ना 80 डिग्री, ये आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो -80 आता है, लेकिन यहां से देखो +80 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको समझाने के लिए कि ये -80 नहीं है, 80 ही है। लेकिन कैसा है, ये फॉर्मूला हम लोग है ना, इसको देखो यहाँ पे आवर की जगह कभी भी 12 मत रखना ना, नहीं तो 12 रखेंगे तो आपका कभी आंसर ही नहीं आएगा। जब भी 12 बजे होंगे ना, 12 बज के अगर 20 मिनट या 40 मिनट पूछा होगा ना, तब ये आवर का वैल्यू 0 रखना पड़ेगा हमको। ठीक है, 12 रख देंगे तो नहीं आएगा। तो थोड़ा सा इस वजह से होता है, वो कैलकुलेशन की वजह से माइनस में आ रहा है, लेकिन माइनस में कभी एंगल नहीं रहता है। ठीक है, तो इसके आंसर क्या आ गए हैं, सेकंड और थर्ड आ गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ 20 meter sided rhombus is 3:4. What will be the area in square meter of the rhombus? तो हमें एक रोम्बस दिया हुआ है जिसका साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और उसके जो डायगोनल्स हैं उसकी हमको लेंथ दी हुई नहीं है, लेकिन उनका जो लेंथ का रेशियो है हमें दिया हुआ है। ठीक है, और उसका हमें उस रोम्बस का एरिया निकालना है। तो देखिए कैसा ये क्वेश्चन करना है हमें। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 है, और हमें क्या दिया हुआ है, रोम्बस दिया हुआ है। अब रोम्बस का प्रॉपर्टीज आपको मालूम होगा, इसका चारों साइड जो है इक्वल लेंथ का होता है। ठीक है, चारों साइड जो होते हैं इसके इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा बन गया क्या यार, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। वो मुझे कितना दिखता है वो आपको दिखेगा कि नहीं, वो नहीं ध्यान दे रहा हूं मैं। देखो जितना यहाँ बड़ा बनाऊंगा ना, उतना आपको वहां पे क्लियर दिखेगा वीडियो में। तो सपोज ये यार तिरछा लाइन हो गया, लाइन सीधा बनना चाहिए। वैसे मेरे पास स्केल है, लेकिन वो सब अभी हाथ से ही बना लेते हैं। चलो, ये है हमारा रोम्बस। इसका चारों जो साइड होता है वो इक्वल लेंथ का होता है, और ये लेंथ हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और रोम्बस में आपको मालूम होगा ये जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, ये जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट इन द सेंस क्या होता है कि ठीक जो आधा जितनी भी इसकी लंबाई होगी उसको यहाँ पे बराबर आधा, अगर ये 10 है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा। ये अगर 6 है तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर ऐसा हो जाएगा। अगर इसके हमको ये जो दोनों डायगोनल्स की लंबाई दी होती तो हम इजीली, क्योंकि इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये अगर दोनों डायगोनल का हमको लेंथ दिया होता तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन हमको अभी क्या दिया हुआ है कि इनका लेंथ ना देकर हमें इनका रेशियो दिया हुआ है, इनकी लेंथ का रेशियो दिया हुआ है। मतलब एक जो है 3:4। अब इसमें देखिए, इसमें एक जो डायगोनल होता है वो बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो 3:4 मतलब ये 3 होगा, ये 4 होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ के चलते हैं कि जो डायगोनल्स है, लेट द डायगोनल्स आर gonals are 3x and 4x। क्यों, क्योंकि हमको इसका जो रेशियो दिया है वो 3:4 दिया है, मतलब एक
डायगोनल 3x है और दूसरा डायगोनल अगर 4x है तो उनका रेशियो 3:4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक डायगोनल 3x है, दूसरा डायगोनल 4x है। अच्छा, दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो एंगल बनता है ये हमारा राइट एंगल बनता है। ठीक है, रोम्बस का प्रॉपर्टी ही होता है, अगर रोम्बस है और दो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होता है, और ये जो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होता है वहां पे दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट इन द सेंस, अगर ये 3x है तो ये कितना हो जाएगा 1.5x, और अगर ये वाला 4x है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2x, और ये तो 20 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इस एंगल को देखिए, इस ट्राइंगल को देखिए, ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हमें हाइपोटेनस भी दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है ना, और ये हाइट भी दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग, इस बेस पे हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकते हैं एज पर पाइथागोरस थ्योरम से। क्या हो जाएगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार, आधार समझ लीजिए 2x का वर्ग प्लस, है ना, ऊंचाई 1 प्लस 1.5x का स्क्वायर, है ना। ये जो है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस, अगर ये एबीसी करके समझते हैं तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। यहां से हम लोग अभी क्या कर लेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये एक्स का वैल्यू कैसा आएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 400। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा, ये 15 है ना, समझ के चलो। तो 15 सा कितना होता है 225, है ना। तो लेकिन यहाँ 1.5 है तो यहाँ 2.25 एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ गया है, ठीक है ना। चलिए ये मोबाइल को ये हो गया। अभी देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 400, ये 4x स्क्वायर प्लस 2.25x स्क्वायर मतलब हो जाएगा 6.25x होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से देखो अभी यहां करते हैं अभी, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका 400 डिवाइडेड बाय 6.25। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पॉइंट हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं और इंटू यहाँ पे 100 कर देते हैं। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो ये 25 से 25 सा 625, ये 25 से कितने बार होगा, 25 वन जार 25 और बच गया 15, तो 25 6 जार। ठीक है, फिर से अभी ये 25 वन जार 25 और 25 4 जार 100 और 16 4 जार कितने होते हैं 64। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 64। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, दोनों साइड का हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो x का वैल्यू कितना आ गया 8। तो हमारे जो डायगोनल्स हैं, है ना, हमने जो डायगोनल्स कितने लिए थे 3x और 4x लिए थे, तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 8 आ गया तो 3 इंटू 8 यानी ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 32, है ना, 8 या 24 और 4 8 32। ठीक है, तो हमें डायगोनल्स मिल गए, डायगोनल्स का वैल्यू हमें मिल गया है। ये देखो एक डायगोनल आ गया हमारा 24 और दूसरा डायगोनल आ गया 32। अभी मैंने यहाँ पे जगह ही नहीं छोड़ी है, और कहाँ लिखूं अब, यही वही कर देता हूँ, ग्रीन पेन से कर देता हूँ बीच में। यहाँ पे स्क्वायर देखो, यहाँ एरिया के उसमें हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/2 इंटू डायगोनल 1 कितना मिल गया हम लोगों को 24 और डायगोनल 2 कितना मिल गया हमको 32। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर दो, ये 2 से 12 टाइम्स ये कट हो जाएगा, है ना, और 12 इंटू 2 12 दूनी 24, 4 हत्या 2, 12 3 36 और 2 38, 384 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। हमें यही निकालना था ना, एरिया निकालना था, तो कितना आ गया हमारा 3
84 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ गया? क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन है हमारा, देखो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ गया? ये मोबाइल फिर से बंद हो गया, मेरा मोबाइल का ही प्रॉब्लम हो गया सब। इसका ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, आफ्टर रीडिंग 5 9th पार्ट एंड 68 पेजेस ऑफ अ बुक, 92 पेजेस आर स्टिल रिमेनिंग, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ दैट बुक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बहुत इजी है। लेट द पेजेस आर, बुक के सारे पेजेस, लेट द पेजेस, द नंबर ऑफ पेजेस आर, पूरा यार लिखने में बहुत, नंबर ऑफ पेजेस आर एक्स। ठीक है, हम लोग सीधे सीधे ना यहाँ पे पेजेस, टोटल पेजेस इज इक्वल टू ऐसा एक्स लिख सकते थे, है ना, लेकिन मेरी बहुत गंदी आदत है। चलो एक्स पेजेस हैं। तो जैसा क्वेश्चन में हमको लिखा है, बताया गया है कि आफ्टर रीडिंग 5 9th पार्ट, मतलब जितने भी पेजेस हैं उसका 5 9th पार्ट यानी 5/9 एक्स, ये उसके बाद में एंड 68 पेजेस प्लस 68 पेजेस, इतना पार्ट और इतने पेजेस पढ़ लिए। उसके बाद और अभी 92 पेजेस और बचे हुए हैं, तो ये सब मिलाकर जो है पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरे हम पेजेस रीड कर लेंगे। बस इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5/9 एक्स प्लस 8 + 2 10, है ना, और 1 कैरी ओवर हो गया, तो ये हो गया 10 + 6 160, है ना, 160 इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब देखो ये जो है 5/9 एक्स जो है इसको हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, माइनस में हो जाएगा ये, ठीक है, लेकिन लिखते समय हम लोग यहाँ पे इधर लिखेंगे x माइनस 5/9 एक्स इज इक्वल टू 160। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, 9x माइनस 5x, तो 9x माइनस 5x इज इक्वल टू आ गया 160। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं, और तो 9x माइनस 5x कितना हो जाएगा हमारा, 4x अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 160 आ जाएगा। ठीक है, 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 160 इंटू, सीधा सीधा x निकालना है यहाँ से, कहाँ इतना करते बैठेंगे यार, तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम थोड़ी है हमारा। तो x इज इक्वल टू सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इंटू 9 डिवाइडेड बाई ये 4 से ये देखो 40 टाइम्स कट हो गया, 4 9 36 360, ये आ गया हमारा आंसर। इसके टोटल पेजेस कितने हैं बुक के, क्योंकि हम लोगों ने x क्या है हमारा, x क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, है ना, x, तो कितने पेजेस आ गए, 360। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 50 और 51। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 और 51 के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं। इन अ स्कूल देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑन रोल इन ईच ऑफ स्टैंडर्ड 5th to 8th। ठीक है, ऑन रोल का मतलब रजिस्टर में जो नाम लिखे होते हैं उनको ऑन रोल बोलते हैं। ठीक है, बिलो गिवन जॉइंट बार डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड वाइज, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, और इसमें ग्राफ में आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स दिए हुए हैं, उसका स्केल क्या दिया हुआ है, y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, और जो बॉयज हैं, जो ब्लैंक वाला बार है, ये हमको बार चार्ट दिया हुआ है। ठीक है ना, तो बार चार्ट में वो जो ब्लैंक वाला बार है वो है बॉयज के लिए, और जो शेडेड वाला बार है वो गर्ल्स के लिए है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमको 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड के
हमको बार दिए हुए हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, 50 देखते हैं क्या है। बाय व्हाट परसेंट द गर्ल्स अटेंडेंस इज मोर देन द प्रेजेंट बॉयज अटेंडेंस। परसेंट नहीं है ना, बाय व्हाट परसेंटेज द प्रेजेंट गर्ल्स स्टैंडर्ड अटेंडेंस इज मोर देन द प्रेजेंट बॉयज अटेंडेंस। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट दिया हुआ है, और इसका जो आंसर शीट है वो उसमें इसको स्टार दिया हुआ है, मतलब इसको क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया है। लेकिन अभी क्यों रॉन्ग कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हमें पूछा नहीं गया है कि जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो कौन से स्टैंडर्ड के, मतलब 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड या 7 या 8, ये हमको स्पेसिफिकली पूछा नहीं गया। या सभी का अगर हम लोग निकालते हैं, जितने भी हैं 5th से लेके 8 तक का, तो उसमें तो 0% आता है, क्योंकि जितने बॉयज का अटेंडेंस है उतना ही गर्ल्स का भी अटेंडेंस है, सेम है, मतलब उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो वो आंसर ही नहीं दिया है इसमें। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ऐसा कंसीडर करके चल रहे हैं, हालांकि इसमें आंसर दिया नहीं है, लेकिन मैं अपने मन से कर रहा हूं इस बात को। हम ये समझ के चल रहे हैं, हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, तो हम 8th स्टैंडर्ड को ही प्रिफर करेंगे। तो 8th स्टैंडर्ड में जो देखो, 8th स्टैंडर्ड का जो बार दिख रहा है, उसमें जो बॉयज हैं वो है, देखो 20 तक है वो बार, ठीक है, 20 तक बार है। तो और 1 सेंटीमीटर जो है हमारा वो है ना, 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 बॉयज बोला है। तो कितना हो गया 20, मतलब 40 बॉयज हो जाएंगे, है ना। टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 50 जो है, हालांकि दिया हुआ नहीं है इसका आंसर, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं। चलिए, बॉयज कितने आए हैं, बॉयज का अटेंडेंस कितना है 8th स्टैंडर्ड का, ये है आपका 40। और गर्ल्स जो है, गर्ल्स का अटेंडेंस कितना है, उनसे थोड़ा सा ज्यादा, 44 है ना। 22 इंटू 2, 44, मतलब कितना ज्यादा परसेंट में आए हैं, ये कितना ज्यादा है, गर्ल्स का जो प्रेजेंट है ना, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में लिखा है ना, प्रेजेंट गर्ल्स अटेंडेंस इज मोर देन द प्रेजेंट बॉयज अटेंडेंस, तो ये 4 ज्यादा है। अब ये किसका ज्यादा है, 40 से 4 ज्यादा है। तो जब 40 से 4 है ना, 40 में 4 ज्यादा है, तो परसेंट निकालना है ना, 100 में हमको निकालना पड़ेगा, तो 100 इंटू 4 अपॉन 40, ठीक है। तो ये 10 टाइम्स कट हो जाएगा, और ये भी 10 टाइम्स कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टोटल 10। तो 10% ज्यादा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हालांकि आंसर शीट में इसका आंसर दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, 8th स्टैंडर्ड को कंसीडर करके इसका आंसर दिया हुआ है। 8th स्टैंडर्ड के जो बॉयज और गर्ल्स का अटेंडेंस है ना, उसको कंसीडर करके ये किया है, तो इसका आंसर आ रहा है 10। ऑप्शन नंबर 1 आएगा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, बाय कंसीडरिंग अटेंडेंस ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स विच स्टैंडर्ड हैज द लीस्ट अटेंडेंस। लीस्ट मतलब सबसे कम अटेंडेंस किसका है, ये ग्राफ में दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों के सबसे कम छोटे छोटे बार कौन से हैं, तो ये दिख रहा है 6th स्टैंडर्ड, है ना। 6th स्टैंडर्ड के जो बॉयज और गर्ल्स हैं, उनके दोनों के भी ग्राफ बहुत सबसे छोटे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर देखकर ही आ जाएगा, इसको कुछ सॉल्व वगैरह करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है, उसका आंसर आ जाएगा 6th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों, बहुत कम उनका अटेंडेंस है, बहुत गुठली मारते हैं, मतलब बहुत, है ना। तो सबसे अच्छे बच्चे कौन से हैं, 5th वाले, है ना, सबसे ज्यादा, और 8th वाले थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़े अच्छे थोड़े बुरे, ठीक है। सबसे अच्छे हैं 5th वाले, और सबसे ज्यादा छुट्टी मारने वाले हैं 6th वाले। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 4, 51 का, ठीक है। इसको कुछ सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ देख कर ही हमें इसको बताना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इफ 25% ऑफ 780 इज इक्वल टू m% ऑफ 1950, देन m इज इक्वल टू व्हाट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्या दिया हुआ है हमें, 25% ऑफ
780 इज इक्वल टू m% ऑफ 1950। 1950 की बात है। चलो, तो देखिए जैसा ये लिखा है ना, बस इसको ये जो है ना, ऐसा समझ लीजिए वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसको हम लोग मैथमेटिक्स में लिख लेंगे। तो 25% यानी क्या होता है? 25% यानी 25/100। ऑफ का मतलब होता है इनटू, और ये हो जाएगा 780 इज इक्वल टू m%, मतलब क्या हो जाएगा भाई? m/100। ऑफ का मतलब हो जाएगा इनटू, और ये हो जाएगा 1950। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए कैसा करेंगे, हमको क्या निकालना है? हमको m का वैल्यू निकालना है। देन फाइंड, है ना, इसमें लिखा है क्वेश्चन में, देन m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, m का वैल्यू निकालना है। तो m का वैल्यू कैसा आ जाएगा? m को यहीं रखेंगे, ठीक है। ये जो है ये हमारा डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ इस तरफ आएगा, इक्वल के इस तरफ आएगा तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये न्यूमरेटर में है तो इस तरफ आएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अंश और हर बोलते हैं हिंदी में, है ना। ये यहाँ पे हर में है, इधर अंश में चला जाएगा, ये अंश में है, इधर हर में चला जाएगा। ठीक है, तो m जो है ना, देखिए एक ये चीज हमेशा आ रही है, इक्वल टू m, ये राइट साइड में m बचा हुआ है, लेकिन हम लिखेंगे उसको इधर लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू, देखो अब क्या क्या रह गया, 25 है ऊपर, है ना। अंश में क्या क्या है देखो, 25 इंटू 780 इंटू ये वाला 100 भी इधर आ जाएगा, इंटू 100। बस इतना तो करना है यार। और नीचे क्या है, 100 इंटू ये वाला 1950। बस इतना तो आना ही चाहिए यार, हम लोग 8th स्टैंडर्ड में है, इतना समझने के लिए, है ना। बस जैसे ही देखा ना, ये तो यहाँ इसको ये बना लो और खत्म कर दो इसको। देखो ये 2 0 ये 1 0 कट गया, ठीक है। ये 25 से कितने बार कट जाएगा? नहीं, 25 से डायरेक्ट नहीं कटेगा, 5 से, 5 5 जा 25, ये 5 से कटेगा, 5 3 जार 15 और 5 9 जार 45, ठीक है। और ये 39 से ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5 2 जार 10। तो m का वैल्यू कितना आ गया आपका? 10। यानी आंसर कौन सा आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। ये आ गया आपका m का वैल्यू 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10। बहुत इजी था, ठीक है। जैसा लिखा है वैसे इसको मैथ्स में लिख लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इफ LCM of 2 consecutive even numbers is 312, then what will be the sum of these 2 numbers? थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ये है, मेरा जो मेथड है थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन देखिए मुझे तो यही मेथड ज्यादा अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 53, तो सबसे पहले तो क्या दिया है हमें? 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जैसे पहला इवन नंबर कौन सा है हमारा? 2। 2 के बाद का इमीडिएट बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 4, ठीक है। तो 2 और 4 जो है वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। वैसे तो 2 और 8 या 2 और 10 भी आपके इवन नंबर है, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव है क्या? नहीं है। क्यों? 2 के बाद में 4 आएगा, 6 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, 10 आएगा, तो ये 2 और 8 और 2 और 10 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इवन नंबर नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो हम इवन नंबर मान के चलते हैं कि लेट जो 2 इवन नंबर हैं जिनका एलसीएम 312 है और जिसका हमको सम निकालना है, वो दोनों नंबर हैं 2x एंड 2x प्लस 2। अब ये 2 नंबर इवन नंबर हमने ऐसे क्यों लिए? क्योंकि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 के मल्टीपल होते हैं। पहला इवन नंबर 2 है, दूसरा 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। तो यहाँ पे x की जगह 2 4 6 8 आते जाएगा, और इस तरह से ये इवन नंबर, हमारा पहला इवन नंबर 2 है, और दूसरा जो इवन नंबर है हमेशा उसमें इवन नंबर 2 से बढ़ता है, ठीक है। तो दूसरा इवन नंबर हमारा सपोज 2x प्लस 2 है, ठीक है। तो
लेट हमारे जो नंबर्स हैं, कौन कौन से दो नंबर इवन नंबर कॉन्जिकेटिव है ना, ये नंबर उसके इमीडिएट बाद में जो कॉन्जिकेटिव नंबर आएगा ये आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम हम अगर निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम देखिए, एलसीएम निकालने का जो हमारा मेथड है वो इस टाइप का है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे हम लोग अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो इसमें देखो ये जाएगा एक्स में है ना, 2x में अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 2x को, तो x आएगा, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, ये इसके डिवाइडेड बाय 2 प्लस इसका डिवाइडेड बाय 2, तो ये x प्लस 1 आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 2x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। समझ लीजिए इसको थोड़ा सा, 2x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। किसका, ये जो हमारा एक इवन नंबर है और उसका जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, उन दोनों का एलसीएम हमारा इतना आएगा, 2x एक्स प्लस 1। अब एज पर द क्वेश्चन है ना, एलसीएम जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उनका एलसीएम हमें क्या दिया हुआ है, उसका एलसीएम हमें दिया हुआ है 312 दिया हुआ है। अब ये स्टेप यहां तक समझ अगर गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये पूरा आपके सर के ऊपर से जाने वाला है। चलो देखते हैं अभी यहाँ पे ये यहाँ से जो 2 है ना, ये इधर चला जाएगा है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 और 2 6 जार 12। अब जो है इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल, या ये जो है ना 156, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये 1 माइनस 156 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन मिला है हमें, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन, इस टाइप के इक्वेशन आपने सॉल्व किए हुए हैं। हमें क्या करना पड़ेगा कि x के ऐसे दो फैक्टर करने पड़ेंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन 156 हो, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर होते हैं और उनका जो है ना, वो दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो 1 आना चाहिए। तो वो जो फैक्टर्स हैं वो होते हैं आपके 13x माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ आया? देखो 12 इंटू 13 अगर हम करते हैं तो 156 आता है, ठीक है ना। 12 3 जार है ना, 12 3 जार 36 का 6, 3 कैरी ओवर हो गया, 12 1 जार 12 प्लस 1, 12 प्लस 3 15, तो 156 आता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी 1 आ रहा है। तो इसके फैक्टर हम लोग 13x माइनस 12x लिख लेंगे। यहां से हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं तो x अगर है यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस 13, और यहां से माइनस 12 हम लोग बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो आपका बच जाएगा x प्लस 13, यहाँ पे भी x प्लस 13। यानी इसके दो फैक्टर कौन कौन से मिल गए हमें, x प्लस 13 और x माइनस 12। तो इसको तो भूल जाओ, ये किसी काम का नहीं है हमारे, ठीक है। तो x माइनस 12 जो है ना, x माइनस 12 है, यहां से हमें x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 12 आ गया है, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर 12 है तो हमारा एक जो इवन नंबर है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 12 यानी 24 हो जाएगा, और दूसरा जो है वो 24 प्लस 2 हो जाएगा यानी 26 हो जाएगा। तो दो इवन नंबर हमें कौन कौन से मिल गए, 24 और 26 मिल गए हैं, ठीक है। जिनका एलसीएम कितना है, जिनका एलसीएम जो है ये है 312 है क्या, दोनों का एलसीएम आ जाएगा, 24 और 26 का एलसीएम 312 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो इन दोनों का सम कितना आएगा, तो दोनों को जोड़ दो, 26 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 10, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5। तो ये जो है हमारा ये आंसर है 50, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 50। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मुझे यही मेथड थोड़ा ठीक लगा क्योंकि बाकी के सब मेथड मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग समझ गया होगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54।
क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, ऑल पॉइंट्स शोन ऑन द गिवन नंबर लाइन आर एट इक्वल डिस्टेंसेस, और तो हमें लेंथ ऑफ यू आर माइनस लेंथ ऑफ क्यू टी इज इक्वल टू व्हाट, यानी यू आर और क्यू टी का जो भी लेंथ है उसका डिफरेंस कितना है हमें फाइंड करना है। तो मैंने पहले ये लाइन ड्रॉ करके रख दिया है आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि मैं ना ऐसा करूंगा जब चालू है मैं बोलता हूं तब तक मैं अगर लाइन ड्रॉ करते बैठूंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है ना, उबासी आने लगेगी आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं ये पहले ही कर दिया है। तो देखिए इसमें क्या करना है हमको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, लेंथ ऑफ यू आर माइनस लेंथ ऑफ क्या है क्यू टी। अभी हम लोग क्या कर लेंगे, ये जितने भी ये ना जो ये इनका जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है, तो इसको हम एक यूनिट मान लेंगे, ठीक है। तो यू आर का लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए यहां से ये एक यूनिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो जो भी है यूनिट वो 9 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और क्यूटी का जो डिस्टेंस है वो कितना, देखिए क्यू से लेकर टी तक 1 2 3 4 5 6 7 7 यूनिट इसका डिस्टेंस है, ठीक है ना, क्यूटी का लेंथ है कहना चाहिए। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये जो 2 है, ये जो 2 आया है हमारा, ये नीचे जो ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं उसमें से किसका लेंथ जो है 2 है हमें फाइंड करना है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर एस देखिए, लेंथ ऑफ आर एस कितना है, लेंथ ऑफ आर एस, तो यहाँ पे आर और एस के बीच में देखिए 1 और 2, तो इज इक्वल टू 2 है। तो मतलब ये जो है हमारा इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन का, वो पहला ही वाला इसका आंसर आ जाएगा। जो 2 है वो क्या है, 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर एस है, ठीक है। ये 1 नहीं भाई, लेंथ एल, लेंथ ऑफ आर एस, ठीक है। अच्छा, अभी आप बोलेंगे चलो दूसरे भी चेक कर लेते हैं। देखो, लेंथ ऑफ टी यू कितना है, 1 2 3, है ना, तो ये 2 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो लेंथ ऑफ टी यू कितना है आपका 3 है ना, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में लेंथ ऑफ क्यू आर कितना, एक ही है ना, लेंथ ऑफ क्यू आर कितना है, वो 1 है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो उसके बाद में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 देखिए, एस क्यू, तो एस और क्यू के बीच में देखो 1 2 3, है ना, तो लेंथ ऑफ एस क्यू इज इक्वल टू कितना है, 3 है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि 2 इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर एस आ रहा है, ठीक है ना, बहुत इजी है यार, इसमें क्या इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ना कोई कैलकुलेशन है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही ये इसका आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 5 years ago mother's age was twice her daughter's age. If the ratio of their present ages is 11:6, then what will be the difference in their ages in years 5 years hence? अरे यार बहुत पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है, आखिरी वाला क्वेश्चन है, बहुत मुझे जल्दबाजी हो गई है जल्दी से जल्दी खत्म करने का। तो देखिए इसमें क्वेश्चन को ठीक से ध्यान से आप पढ़िए। 5 years अगो मतलब 5 साल पहले मदर की जो एज थी वो डॉटर की एज से ट्वाइस थी, और आज का जो उनका जो एज है उसका जो रेशियो है उन्होंने दिया है 11:6, ठीक है। तो हमें आज से 5 साल बाद उनकी एज क्या होगी, उनकी एज का डिफरेंस क्या होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए टुडेज एज क्या है उनका, आज का एज कितना है, आज का एज कितना होगा भाई देखेंगे। देखो आज के एज का उनका जो रेशियो है वो 11:6 है, ठीक है। तो इनकी कुछ 11:6 का मतलब क्या होता है कि जो मदर है उनका जो एज है वो 11 का कोई मल्टीपल होगा, है ना, और जो डॉटर है
उनका जो एज है वो 6 का कोई तो भी मल्टीपल होगा। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो मदर है उनकी आज की एज है 11x, और जो डॉटर है उनकी आज की एज है 6x। इसलिए तो इनका जो है ना एक्स एक्स कैंसिल होगा तो 11/6 यानी रेशियो 11:6 आएगा। ठीक है, तो उनका आज का एज कितना हो गया 11x और 6x। ये है मदर का एज और ये है डॉटर का एज। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 years अगो, यानी 5 years अगो मतलब पहले 5 साल पहले जब मदर का एज आज 11x है तो 5 साल पहले कितना होगा, 5 साल माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और जो डॉटर डॉटर है ना, उनका एज 5 साल पहले कितना था, तो 6x-5 होगा उनका एज। लेकिन लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि मदर्स एज वॉज ट्वाइस हर डॉटर्स एज, जो भी डॉटर का एज था उसका ट्वाइस यानी दुगुना था। ठीक है, तो यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे रख देंगे तो हमें आज का एज मिल जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे पहले, इज इक्वल टू 2 6 12x और ये हो जाएगा -10। ठीक है, अब जो है 11x को हम इधर ले जाएंगे और 10 को इधर ले आएंगे और लिखते समय फिर वही बात यार, बार बार होता है, ये बहुत होता है, ये हमेशा होता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मुझे देखिए जिस चीज को फाइंड करना है ना तो वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ अच्छा लगता है ना। हमें एक्स को फाइंड करना है तो वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 12x माइनस 11x, 12x माइनस 11x, इसको थोड़ा सा समझ के चलिए। हाँ, तो हमने क्या किया है, ये 12x इसमें से इधर ये 11x को लेके गए तो 11x है ना, x लिखना भूल गया यार, बहुत जल्दबाजी कर रहा हूं मैं, जल्दी खत्म करना है इसको। तो 12x माइनस 11x इज इक्वल टू, ये देखिए ये -5 है और हम 10 को इधर लेके आएंगे तो ये 10 प्लस में हो जाएगा -5। ये इतना तो यार समझ लिया कीजिए आप लोग, हाँ, क्योंकि आप लोग अभी बड़े हो गए यार, छोटे थोड़ी है। हाँ, पहली दूसरी में थोड़ी है पहाड़ा पढ़ाना पड़ेगा। तो ये देखो ये हो जाएगा x हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। जब x इज इक्वल टू 5 है तो मदर का जो एज है, मदर्स टूडेज एज इज इक्वल टू, मुझे लिखने में बहुत दिक्कत मुझे होता है, 11 इंटू 5 मतलब ये हो जाएगा, इनका एज आ जाएगा 55 ईयर्स आज की डेट में। ईयर्स मतलब YRS लिख देते हैं। और जो डॉटर है DAUGHTER, अरे यार बहुत दिक्कत होती है, डॉटर्स टुडेज एज इज इक्वल टू, ये देखो 6x है ना, तो 6 इंटू 5 यानी इनका एज है आपका 30 ईयर्स। तो इनकी एज में डिफरेंस कितना है भाई, ये 55 ईयर्स की है मदर और जो डॉटर है 30 ईयर्स की है, तो इनका 25 ईयर्स का डिफरेंस है। तो आज अगर 25 है तो 5 साल बाद भी उतना ही रहेगा, 10 साल बाद भी उतना ही रहेगा क्या, इन दोनों का एज भी 5-5 साल से ही बढ़ेगा ना, एक साथ ही बढ़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ डॉटर का एज बढ़ रहा है मदर का एज वहीं रुक गया, ऐसा तो होता नहीं है। अगर इनके आज ही इनका डिफरेंस 25 ईयर है तो 5 साल बाद भी 25 ही रहेगा, 10 साल बाद भी 25 ही रहेगा। ठीक है ना, तो फिर भी चलिए मान के चलते हैं कि आज का एज अगर मदर का एज 55 है तो 5 साल बाद, हमें क्वेश्चन में पूछा है ना, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन देयर एजेस इन ईयर्स 5 ईयर्स हेंस, तो आज से 5 साल बाद इनका एज हो जाएगा 60 ईयर्स, और जो डॉक्टर है मतलब उनकी पुत्री, उनका एज हो जाएगा 30 + 5 यानी हो जाएगा 35। अब यहाँ पे भी आप डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आ रहा है, 25 ईयर्स का ही डिफरेंस आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है 25 ईयर्स। ये जो है ना, ये हमने ब्लैक पेन से कर दिया इसको। तो 25 ईयर्स जो है ये इन दोनों की एज का डिफरेंस है, कब, आज से 5 साल बाद, या आज भी ले लो तो आज भी उतना ही डिफरेंस है। ये आज का एज 55 और ये 30, तो इसका भी डिफरेंस निकालेंगे तो 25 ही आएगा।
इससे पहले 5 साल पहले भी देखेंगे आप, 5 साल पहले भी इनका जो एज था, है ना, अगर हम इसको 5 साल पहले निकालते हैं तो 5 साल पहले कितना होगा, मदर का एज 50 होगा और डॉटर का एज कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तब भी इनकी एज में 25 का ही डिफरेंस था, है ना। ये तो हमेशा याद रखो, अगर मदर और डॉटर दोनों का एज एक साथ बढ़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं, एक का बढ़ रहा है एक का स्टॉप हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी कहां से कहां तक, 41 से लेकर 55 तक ऐसे 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और फिर आज भी वीडियो 1 से 1.25 घंटे का हो रहा है, ठीक है। इतना ही होता है यार, वो क्या है, मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ ना, तो बहुत टाइम लगता है। एक्चुअली इतना टाइम आपको लेना नहीं है एग्जाम में, आपको विद इन अ मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं क्या है आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कहाँ से आया है आंसर, कैसे आया है, इस वजह से मुझे टाइम लगता है। मैं भी चाहूं तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आएगा ना। मैं भी शॉर्टकट में कर सकता हूँ, मैं तो पूरा माइंड में करके सीधा बोल दूंगा इसका आंसर ये है, तो आप बोलेंगे क्या ये तो आंसर शीट में से देख के बता दिया है कि इसका आंसर ये है, तो उससे मतलब क्या है, वो तो आप भी देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 का, इसका आंसर शीट दिया हुआ है, हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो भी दिया है, और इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2, तो हाँ इसका ऑप्शन नंबर 2। लेकिन एग्जाम में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या कि आप इस तरह से तैयारी करके जाएं कि क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर 2 है, तो वहां पे एग्जाम में भी जो 55 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसका आप ऑप्शन नंबर 2 आंसर लगाकर आ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आंसर कैसे निकला है ऑप्शन नंबर 2, वो आपको मालूम होना बहुत जरूरी है ना। देखिए, और ये इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न आता है हमेशा, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा आपको, लेकिन वहां पे जो रेशियो है ना, ये रेशियो थोड़ा सा बदल के दे देगा, तब आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई कि आपको बेसिक, आपका बहुत ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, वो आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपका नींव मजबूत रहेगा तो इमारत अच्छी मजबूत रहेगी भाई, अगर नींव ही कमजोर है तो इमारत कैसी बनेगी उसके ऊपर। हाँ, तो वो जो आजकल लोग जो ना शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं ना, वो बहुत गलत है यार। देखिए, हम लोगों के जमाने में ना मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था, ना टीवी था ना कुछ था, हमको जो हमारे सर पढ़ाते थे ना वही हमारे लिए सब कुछ था, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम पढ़ाना चाह रहे हैं। हम लोगों का बेस क्यों इतना मजबूत है, क्योंकि हम लोगों ने वैसे ही पढ़ा है, बेस से पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, ऐसे शॉर्टकट देख के हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो आप भी शॉर्टकट के पीछे मत जाइए, बिल्कुल गलत बात है ये जो कर रहे हैं ना लोग। और बहुत से लोग यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना बना के ना, शॉर्ट वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, कुछ भी यार, कुछ भी डालते हैं, क्या बताएं अभी, ठीक है ना। और आप देखेंगे ना, जो ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ शॉर्ट मेथड है, लेकिन वो सभी जगह अप्लाई नहीं होती है, याद रखना। आप एक शॉर्ट मेथड है कोई दिया हुआ है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर दूसरा एक क्वेश्चन उसी टाइप का है, थोड़ा उसके नंबर्स चेंज करके देंगे ना, तो वहां अप्लीकेबल नहीं होता है वो, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश बेसिक कॉन्सेप्ट पे दीजिए, ठीक है, इसको सीखिए पूरा अच्छे से, तो आपको कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के पूछ लेगा ना, फिर भी आप वहां पर जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आज इतना ही ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 56 से लेकर 75 तक कंप्लीट कर लेंगे, चाहे वीडियो 1.5 घंटे का हो या 2 घंटे का हो, चलेगा। तो नेक्स्ट उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।